Hello guys, welcome to back my YouTube channel Education Net Aspirant for UGC Net and GRF 2024 Paper 1. Today I am going to discuss about very important concept ब्लूम टैक्सोनॉमी. फ्रेंड्स, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी ये दोनों में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इसके साथ विथ PIQ एंड MCQ हम लोग आज डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ. तो फ्रेंड्स, और यहाँ पे एक चीज आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा. जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर आता है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स. मतलब ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर 3 डोमेन होता है. वो डोमेन के बारे में हम लोगों को पता होने पड़ेगा. वो पहला वाला है कॉग्निटिव डोमेन. कॉग्निटिव डोमेन होता है जो 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने डेवलप किया था. सो फ्रेंड्स, तो कॉग्निटिव है. कॉग्निटिव का मतलब क्या है? नॉलेज. मतलब ये होता है नॉलेज डोमेन होता है. ये डेवलप किया है बेंजामिन ब्लूम ने. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बेंजामिन ब्लूम कब डेवलप किया वहाँ पे उसके बारे में थोड़ा कंटेंट है. ब्लूम टैक्सोनॉमी डेवलप इन 1956 by Benjamin Bloom and a team of educators is a widely used framework for classifying educational objectives and assessing cognitive skills. मतलब जो कॉग्निटिव डोमेन बेंजामिन ब्लूम ने डेवलप किया है, किस लिए डेवलप किया है? वो डेवलप किया है जो क्लासिफाइंग एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसिंग कॉग्निटिव स्किल. मतलब क्लासिफाइंग एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसिंग कॉग्निटिव स्किल को कैटेगरीज करने के लिए और क्लासिफाइज करने के लिए बेंजामिन ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन को डेवलप किया है. द टैक्सोनॉमी कैटेगरीज लर्निंग इनटू 6 हायरार्किकल लेवल्स. मतलब बेंजामिन ब्लूम ने जो कॉग्निटिव डोमेन बनाया है वहाँ पे क्या कैटेगरीज किया है? लर्निंग्स इनटू 6 हायरार्किकल लेवल्स रेंजिंग फ्रॉम सिंपल रिकॉल्स ऑफ फैक्ट नॉलेज, जो हम लोग इंफॉर्मेशन को रिकॉल करके और मतलब स्टोर करके रखते हैं. वो स्टोर करने के लिए बाद जो होता है वही होता है नॉलेज. पहला होता है नॉलेज. नॉलेज टू हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स सच एज सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन. लेकिन जो वो सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन होता है, ये दोनों होता है हायर ऑर्डर स्किल होता है. सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन होता है. यस, द ओरिजिनल टैक्सोनॉमी बिकम ए फाउंडेशनल टूल फॉर एजुकेटर्स वर्ल्ड वाइड. जो ओरिजिनल टैक्सोनॉमी मतलब कॉग्निटिव डोमेन है, ये वर्ल्ड वाइड एज ए टूल्स के तरह काम किया है. बट जो कॉग्निटिव डोमेन 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने डेवलप किया है, वो सेम डोमेन को 2001 में ग्रुप लेड बाय डेविड क्राथवेल, वन ऑफ ब्लूम्स कोलैबोरेटर्स, रिवाइज द टैक्सोनॉमी. मतलब डेविड क्राथवेल ने 2001 में जो पहला वाला ब्लूम जो कॉग्निटिव डोमेन था, वो डोमेन को 2001 में रिवाइज किया है. रिवाइज करके थोड़ा कुछ चेंज कर दिया है. तो वो क्या है? To reflect the evolving educational landscapes, these revisions emphasize the interrelatedness of the cognitive process, acknowledging that learning is a dynamic and non-linear process. The revised taxonomy retains the original structure but redefines and reorganized the categories. It introduced actions verb to describe these levels, providing educators with more concrete and measurable objectives for teaching and assessment. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है जो पहले वाला कोग्निटिव डोमेन. तो फ्रेंड्स, पहला वाला जो कोग्निटिव डोमेन है वहाँ पे कि आप लोगों को पता है जो लर्निंग जो है, लर्निंग लर्निंग को 6 हायरार्की के लेवल में भाग मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया है. पहला वाला क्या है? नॉलेज. मतलब नॉलेज. नॉलेज के बाद कॉम्प्रहेंशन, उसके बाद एप्लीकेशन. नॉलेज, नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन. मतलब नॉलेज है सिंपल, उससे थोड़ा मतलब हार्ड होता है कॉम्प्रहेंशन, उसके थोड़ा हार्ड होता है मतलब एप्लीकेशन, उसके बाद एनालाइज, उसके बाद सिंथेसिस, उसके बाद इवैल्यूएशन. मतलब इवैल्यूएशन सबसे ज़्यादा क्या होता है? स्किलफुल और थोड़ा डिफिकल्ट होता है कंपेरेबल टू सिंथेसिस. लेकिन
इस लाइन में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इवैल्यूएशन, इस लाइन में सबसे ज़्यादा सिंपल होता है नॉलेज। सो फ्रेंड्स, एग्जाम में कभी कभी आता है वो असेंडिंग ऑर्डर में बनाने के लिए, कभी कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाने के लिए, मतलब ये आता है। इसलिए आप लोगों को ये 6 जो कैटेगरी है, ये 6 कैटेगरी को आप लोगों को मतलब याद रखने पड़ेगा। और फ्रेंड्स, जो 2001 वाला है वो पहला मतलब जो पहला था वो सेम सेम है, लेकिन थोड़ा चेंज कर दिया। पहला था क्या, ये है नाउन, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस इवैल्यूएशन, ये है नाउन। ये नाउन लेके गया, लेके बना दिया भार्ब, मतलब ये था नाउन, ये बना दिया भार्ब, इसके साथ आईएनजी लगा दिया। मतलब जो पहला वाला था नॉलेज, नॉलेज को लेके गया बना दिया रिमेम्बरिंग। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन उस बना दिया अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन अप्लाइंग बना दिया, एनालाइज एनालाइजिंग बना दिया, सिंथेसिस सिंथेसिस को लेके गया बना दिया क्रिएटिंग, और इवैल्यूएशन को इधर लेके गया लेके बना दिया इवैल्यूएटिंग। सो फ्रेंड्स, यही है डिफरेंस बिटवीन द पहला वाला कॉग्निटिव डोमेन एंड 2001 में जो क्रैथवेल रिवीजन किया है, रिवीजन करने के बाद जो आया है वो ये है, ए वाला, मतलब ये मतलब इस सिंपल डिफरेंस बिटवीन पहले वाला एंड 2001 वाला। सो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, सिंपल है। आप लोग ओनली ए याद रखने पड़ेगा और ए याद रखने पड़ेगा, यही है मतलब कॉग्निटिव डोमेन। सो फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कॉग्निटिव डोमेन के बाद आता है एफेक्टिव डोमेन। एफेक्टिव मतलब जो चीज से आदमी इफेक्ट होता है, इफेक्ट होता है, इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, और एक चीज आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, जो कॉग्निटिव होता है, तो कॉग्निटिव मतलब कहाँ पे स्टोर होता है, कॉग्निटिव मतलब नॉलेज, नॉलेज कहाँ रहती है, नॉलेज आदमी का रहते हैं हेड में, मतलब कॉग्निटिव रिलेटेड टू हेड। और इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब है हार्ट, मतलब हार्ट से आदमी इफेक्ट होता है, कोई इंफॉर्मेशन से आदमी इफेक्ट होता है हार्ट से। सो इफेक्टिव रिलेटेड टू हार्ट। सो इफेक्टिव डोमेन और हार्ट डोमेन्स ऑल्सो इसके कहा जाता है, जो डेवलप किया है 1960 सेंचुरी में। तो यहाँ पे इफेक्टिव डोमेन के बारे में थोड़ा कंटेंट दिया है। द इफेक्टिव डोमेन्स ऑफ लर्निंग एज पार्ट ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी, यस, was also developed by a team of educators led by David Krathwaite, who collaborated with Benjamin Bloom. The affective domains encompasses the emotional and attitude एटीट्यूडनल एस्पेक्ट, मतलब एटीट्यूड और जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो एस्पेक्ट को इफेक्टिव डोमेन के अंदर मतलब कवर करते हैं। ऑफ लर्निंग्स फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, जो इफेक्टिव डोमेन के अंदर आता है वैल्यू, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स। दिस डायमेंशंस रिकॉग्नाइजेस दैट एजुकेशन इन्वॉल्व्स नॉट ओनली कॉग्निटिव ग्रोथ, एजुकेशन नॉट ओनली कॉग्निटिव को डेवलप करते हैं, बट ऑल्सो द शेपिंग्स ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स एंड वैल्यूज। मतलब एजुकेशन हम लोगों का नॉलेज डेवलप नहीं करते ओनली, वो हम लोगों का इमोशंस, फीलिंग्स एंड वैल्यूज को भी डेवलप करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्टेप है 1 2 3 4 5 स्टेप है, वो 5 स्टेप को आप लोग याद रखने के लिए मैंने एक निमोनिक बना दिया, वो है आर स्क्वायर VOC, आर स्क्वायर VOC। तो आर स्क्वायर मतलब क्या है, यहाँ पे 2 आर है, मतलब रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। तो फ्रेंड्स यही है, मतलब यहाँ पे 2 आर है, एक आर से होगा रिसीविंग और दूसरा आर से होगा रेस्पॉन्डिंग, और भी तो होगा वैल्यूइंग, ओ तो होगा ऑर्गेनाइजेशन एंड सी तो होगा कैरेक्टराइजेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है सबसे ज़्यादा सिंपल कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा सिंपल होगा रिसीविंग, मतलब कोई इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल वर्ल्ड से जब हम लोग रिसीव करता है। उसके ज़्यादा डिफिकल्ट होगा रेस्पॉन्डिंग, उसके ज़्यादा होगा वैल्यूइंग, उसके बाद होगा ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद होगा कैरेक्टराइजेशन। मतलब कैरेक्टराइजेशन सबसे मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिसीविंग का मतलब क्या है, मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड से हम लोग जब कोई इंफॉर्मेशन अंदर में रिसीव करता हूँ वही है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक निमोनिक बना दिया मैंने। टीचर्स आस्क्ड यू टू यूज एफबी। टीचर ने जब हम लोग को कहते हैं कि तुम लोग एफबी मतलब फेसबुक यूज करो, उसके बाद होता है रेस्पॉन्डिंग। तो हम लोग कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, क्या हम टीचर की बात माननी चाहिए, टीचर ने जो बोला है वो बात हम लोग अंदर में अंदर जो रेस्पॉन्स आता है, तो टीचर ने जो बोला है वो सही बोला ना गलत बोला। तो सही बोलेगा तो टीचर हम लोग को बात मान लेते हैं, नहीं तो नहीं मानते हैं। तो इसलिए कभी कभी टीचर ऐसा बात मतलब जो बात बोलती है जो तुम लोग आज सुबह जल्दी जल्दी उठो, तो अच्छा बात बोलती है, तो वो बात हम लोग थोड़ा थोड़ा अंदर में, खुद का अंदर में जो वाइब्रेशन आता है कि क्या हमें टीचर की बात माननी चाहिए। तो वैल्यू वो होता है रेस्पॉन्डिंग, मतलब खुद के अंदर से जो रेस्पॉन्स आता है। उसके बाद होता है वैल्यूइंग। वैल्यूइंग मतलब जो वैल्यू होता है, वैल्यू यस, वैल्यू होता है जो होता है वैल्यू यस, टीचर इज करेक्ट, इट इज गुड फॉर अस। तो टीचर ने जो बोला है वो सही है, इसलिए हम लोगों को मानना पड़ेगा। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होगा मेक दिस पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो टीचर ने बोला है वो सही बोला है, इसलिए मेक दिस पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वो हम लोग सोचते हैं ये चीज को हम लोगों को पार्ट ऑफ आवर लाइफ बनाना है। एड ऑफ गुड थिंग्स एंड लिव यूजलेस। जो यूजलेस है वो लोगों को क्या करना है, लिव करना है, मतलब छोड़ देना है। और जो अच्छा है उस चीज को हम लोगों को मेरा लाइफ का हम लोगों का लाइफ का पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है, वही होता है ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद होता है कैरेक्टराइजेशन, जो हैबिचुअल होता है। कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है इट बिकम आवर कैरेक्टर, मतलब जो कैरेक्टर के अंदर में आता है। डेली यू आर गोइंग टू चेक एफबी। जो हम लोग जैसे एफबी डेली डेली मतलब चेक करते हैं, वही होता है हम लोग को कैरेक्टर हो गया। एफबी नहीं देखने से हम लोग अच्छा नहीं लगता है, हर बार मतलब 1 घंटा आधा घंटा के बाद में हम लोग एफबी खोल के चेक करते हैं, वही होता है हम लोगों का कैरेक्टर। तो फ्रेंड्स पहला क्या बोला देखो, टीचर आस्क्ड यू टू यूज एफबी। टीचर ने हम लोग को एफबी यूज करने के लिए बोला, हम लोग को वो मतलब बात टीचर से रिसीव किया। उसके बाद हम लोग खुद का अंदर से एक आवाज आया है, क्या है, तो क्या हमें टीचर की बात माननी चाहिए। उसके बाद आता है वैल्यू, मतलब यस टीचर इज करेक्ट, इट इज गुड फॉर अस, वो होता है वैल्यू। उसके बाद होता है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मेक दिस पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो टीचर ने बोला वो सही बोला, इसलिए इस चीज को हम लोग पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है। और एड ऑफ गुड थिंग्स एंड लिव यूजलेस। जो बुरा वाला था वो मतलब यूजलेस करना है, और जो अच्छा वाला है वो हम लोग का लाइफ का पार्ट बनाना है। और ऐसा करते करते इट बिकेम्स आवर कैरेक्टर। डेली यू आर गोइंग टू सेक्ट एफबी, मतलब जो चीज मतलब एफबी हम लोग यूज करते हैं जो हम लोगों का पार्ट ऑफ लाइफ हो गया, वही होता है मतलब एफेक्टिव डोमेन होता है। तो फ्रेंड्स ये तो सोई मतलब वेरी सिंपल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन, ये मतलब वो 5 स्टेप को याद रखने के लिए हमने एक निमोनिक बना दिया, वो है आर स्क्वायर VOC। आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पे R2 है, इसलिए 2 R से पहला R से होगा रिसीविंग, उसके बाद होगा रेस्पॉन्डिंग, V तो होगा वैल्यूइंग, O तो होगा ऑर्गेनाइजेशन एंड C तो होगा कैरेक्टराइजेशन। तो फ्रेंड्स हम लोग को पता है इन थर्ड नंबर जो डोमेन हो वो क्या होगा, वो होगा साइकोमोटर डोमेन। तो साइकोमोटर डोमेन होता है वो मतलब लास्ट में आता है। और आप लोगों को पता है साइकोमोटर मतलब को जो हम लोग हाथ मतलब मोशन से होता है, मतलब जो हाथ हाथ और पैर, वहाँ से हम लोग कोई काम हाथ से मतलब सीखने के लिए जो यूज होता है वही होता है साइकोमोटर डोमेन, मतलब जो हैंड से रिलेटेड होता है। वो डेवलप किया है 1972 में।
कौन डेवलप किया है? सिम्पसन ने डेवलप किया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है पहला वाला जो कॉग्निटिव डोमेन था वो डेवलप किया है पहला 1956 का जो कॉग्निटिव डोमेन था वो डेवलप बेंजामिन ब्लूम ने। उसके बाद तो 2001 में जो था वो डेवलप क्रैथवोल ने। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला डोमेन था वो क्या है? वो था अफेक्टिव डोमेन को डेवलप किया है क्रैथवोल ने। और उसके बाद साइकोमोटर डोमेन को डेवलप किया है 1972 में सिम्पसन ने। तो फ्रेंड्स ये चीज़ को आप लोगों को ध्यान से याद रखने पड़ेगा। तो फ्रेंड्स साइकोमोटर डोमेन है क्या, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा दिया है। द साइकोमोटर डोमेन्स लाइक द कॉग्निटिव डोमेन्स इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी is a classification systems of learning objectives. It focuses on physical skills. मतलब जो साइकोमोटर डोमेन है वो रिलेटेड होता है फिजिकल स्किल के साथ। और कोऑर्डिनेशंस एंड द यूज ऑफ द बॉडी, मतलब हाउ टू यूज द बॉडी एंड फिजिकल स्किल के रिलेटेड होता है साइकोमोटर डोमेन से। द साइकोमोटर डोमेन वाज नॉट इनिशियली डेवलप्ड बाय बेंजामिन ब्लूम। मतलब जो साइकोमोटर डोमेन है ये डोमेन बेंजामिन ब्लूम ने डेवलप नहीं किया है लेकिन ऐड किया है, बट वाज लेटर एडेड टू द टैक्सोनॉमी बाय अदर्स। ये डोमेन को बाद में ऐड किया है अदर्स पीपल, अदर साइकोलॉजिस्ट ने ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंडर में। इन द ओरिजिनल ब्लूम टैक्सोनॉमी द साइकोमोटर डोमेन्स वाज आर्टिकुलेटेड बाय सिम्पसन इन 1972। मतलब 1972 में सिम्पसन ने ए डोमेन को डेवलप किया है। इट इंक्लूड्स ए हायरार्की ऑफ स्किल्स रेंजिंग फ्रॉम सिंपल मूवमेंट टू मोर कॉम्प्लेक्स एक्शंस encompassing physical abilities, coordinations and motor skills। वो फिजिकल एबिलिटीज, कोऑर्डिनेशन एंड मोटर स्किल होता है। द लेवल्स इन द साइकोमोटर डोमेन्स एज आउटलाइंस बाय सिम्पसन are perceptions, set guided response mechanisms, complex overt response, adaptations and organizations। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 मतलब 5 स्टेप है साइकोमोटर डोमेन में। वो 5 स्टेप को हम लोग को याद रखने के लिए एक नेमोनिक बना है, वो है आई एम पेन और आई एम फन। आई का मतलब होगा इमिटेशंस, एम का मतलब होगा मैनिपुलेशंस, पी का मतलब होगा प्रेसिशंस, ए का मतलब होगा आर्टिकुलेशंस, एन का मतलब होगा नेचुरलाइजेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला क्या है? इमिटेशंस। इमिटेशन का मतलब क्या है? जो चीज हम लोग दूसरे से देख के इमिटेट करता है। मतलब जो छोटा आदमी होता है वो दूसरे को इमिटेट करके कोई बात सीखते हैं। सपोज द इन द infancy period, that means in the later infancy period the child imitate everything from her mother and father। जो बात है वो इन्फेंसी पीरियड में बच्चे उसका पिता माता से देख के इमिटेट करता है, मतलब कॉपी करता है, वो कॉपी करता है, वो होता है इमिटेशन। मतलब कॉपी अदर्स कार लर्निंग्स फ्रॉम फादर। मतलब जो फादर कार चलाने के टाइम हम लोग देख के जो इमिटेट करता है, ऐसे ऐसे करके कार चलाता है। मतलब पहला क्या है? एबीसी कार चलाने के लिए एबीसी सीखना पड़ेगा। क्या है एबीसी? ए होता है एक्सेलरेटर, बी होता है ब्रेक एंड सी होता है क्लास। मतलब ये 3 चीज को हम लोग फादर जैसे चलाता है वो देख के हम लोग इमिटेट करता है। उसके बाद होता है मैनिपुलेशन। मतलब मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? फॉलो इंस्ट्रक्शंस ऑफ फादर्स टू रिवाइज कार। मतलब फादर ने जैसा कार को रिवाइज किया है वो सेम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हम लोग जब करते हैं वही होता है मैनिपुलेशन। उसके बाद होता है प्रेसिशन। प्रेसिशन को मतलब पता है जो सेम टू सेम डिक्टो। नाउ वी नो टू रिवाइज कार
वी लर्न, मतलब डिक्टो, जो फादर ने जैसे किया है ऐसा ही किया है, सेम टू सेम, वो होता है प्रेसिशन। और उसके बाद होता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है मास्टरी टू ड्राइव, कैन डू ऑल फंक्शंस, मतलब यहाँ হবে several skills can be performed together in a harmonious way, मतलब एक साथ जो एबीसी है और उसके साथ जो कार का सामने क्या है, कब ब्रेक दबाना चाहिए, कब हॉर्न दबाना चाहिए, सब कुछ एक साथ मिल के होता है, वही होता है आर्टिकुलेशन। और आर्टिकुलेशन का दूसरा तरह हम लोग समझ सकते हैं, वो है मास्टरी टू ड्राइव, कैन डू ऑल फंक्शंस, दैट मीन्स सेवरल स्किल कैन बी परफॉर्म टुगेदर इन ए हार्मोनियस वे, दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलेशन। उसके बाद होता है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है जो हम लोगों का हैबिचुअल होता है, हैबिट हो जाता है, कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं आते हैं, वही होता है हैबिचुअलाइजेशन और नेचुरलाइजेशन। दैट मीन्स परफेक्शन नाउ यू कैन डू विदाउट एनी थिंकिंग, पार्ट ऑफ इंस्टिंग, पार्ट ऑफ इंस्टिंग जो इंस्टिंग के अंदर आता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, वही होता है नेचुरलाइजेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों का मतलब याद रखने पड़ेगा क्या है, आई एम पेन। आई का मतलब होता है इमिटेशंस, एम का मतलब है मैनिपुलेशंस, उसके बाद पी का मतलब होता है प्रेसिशंस, उसके बाद ए का मतलब है आर्टिकुलेशन, उसके बाद एन का मतलब होता है नेचुरलाइजेशन। तो फ्रेंड्स ये तो आप लोगों का मतलब याद होगा, अभी बहुत सिंपल है। और ये चीज़ मतलब हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, कभी कभी आता है वो जो स्टेप है वो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, और नहीं तो यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ कौन सा होगा, मतलब सबसे थोड़ा हार्ड कौन सा होगा, हार्ड होगा नेचुरलाइजेशन। इमिटेशन करना इजी है, उसके बाद थोड़ा मतलब डिफिकल्ट होता है मैनिपुलेशन, उसके बाद प्रेसिशन, उसके बाद आर्टिकुलेशन, उसके बाद नेचुरलाइजेशन। तो फ्रेंड्स यही है साइकोमोटर डोमेन्स। तो फ्रेंड्स ये तीन डोमेन ही है जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर आता है, मतलब कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। तो फ्रेंड्स इसके रिलेटेड एमसीक्यू एंड पीएक्यू है। तो फ्रेंड्स पहला मेरा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, मतलब नीचे से कौन सा स्टेप में सबसे ज़्यादा कॉग्निटिव एबिलिटी रहते हैं। पहला है नोइंग, उसके बाद होता है अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद एनालाइजिंग, उसके बाद इवेल्युएटिंग। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है क्या होगा, मतलब जो क्राथवेल वाला, क्राथवेल 2001 में जो डेविड क्राथवेल ने डेवलप किया है, पहला वाला जो ब्लूम टैक्सोनॉमी थोड़ा अलग करके, मतलब पहला वाला था कि नाउन, नाउन से लेके गया वो बना दिया वर्ब बना दिया। तो पहला वाला क्या था, नॉलेज, नॉलेज के लेके गया नोइंग, उसके बाद नॉलेज का रिमेम्बरिंग, उसके बाद कॉम्प्रहेंशन को अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद एप्लीकेशन को एनालाइजिंग बना दिया, उसके बाद एनालाइज को एनालाइजिंग बना दिया, उसके बाद बना दिया सिंथेसिस को लेके बना दिया क्रिएटिंग, और इवैल्यूएशन को लेके गया बना दिया इवैल्यूएटिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो आप लोग, सबसे ऊपर मतलब ये तो एक नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे आता है, ये आता है एनालाइजिंग, एनालाइजिंग फोर्थ नंबर पे आता है, क्योंकि एनालाइज के अंदर आगे आता है एप्लीकेशन, उसके बाद आता है एनालाइजिंग, उसके बाद आता है इवैल्यूएटिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊपर में कौन रहेगा, इवैल्यूएटिंग रहेगा, इसलिए इवैल्यूएटिंग इज द मतलब हाईएस्ट कॉग्निटिव एबिलिटी रहते हैं। सो इवैल्यूएटिंग इज द राइट आंसर हियर। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मतलब 2023 दिसंबर सेशन में आया था। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, व्हिच ऑफ द सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन्स एज पर एंडरसन एंड क्राथवेल्स टैक्सोनॉमी 2001, मतलब जो डेविड क्राथवेल्स एंड एंडरसन ने 2001 में
जो पहला वाला कॉग्निटिव डोमेन था उनको लेके गया गया कि रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद मतलब कौन सा स्टेप यहाँ पे होगा, देखो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पहला तो आप लोगों को पता है, पहला क्या था, रिमेम्बरिंग। उसके बाद क्या है, अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है एनालाइजिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एनालाइजिंग नहीं होगा, उसके मतलब अंडरस्टैंडिंग के बाद होगा अप्लाइंग। तो फ्रेंड्स ए बी डी सी एंड ई होगा। तो फ्रेंड्स कहाँ पे है, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ए बी डी, ए बी डी, उसके बाद होगा ए बी डी, उसके बाद होगा ई। ई का मतलब ई नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा ए बी डी, उसके बाद होगा मतलब रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, मतलब ई लास्ट में आएगा। कहाँ पे इस लास्ट में, तो फ्रेंड्स देखो मतलब ए बी डी और लास्ट में आएगा ई। सो यहाँ पे ए बी सी है, मतलब डी नहीं है, ये नहीं होगा। ए बी ए सी, ए बी नहीं होगा। यहाँ पे ए बी डी है लेकिन सी लास्ट में है, लेकिन सी लास्ट में नहीं, ई लास्ट में, इवेल्युएटिंग लास्ट में आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ई लास्ट में है, यहाँ पे ई लास्ट में है। तो मतलब पहला आएगा रिमेम्बरिंग, उसके बाद आएगा अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद आएगा अप्लाइंग, उसके बाद आएगा एनालाइजिंग, उसके बाद आएगा इवेल्युएटिंग। सो यहाँ पे मतलब थर्ड नंबर इज द राइट आंसर होगा। थर्ड नंबर इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि ये तो आप लोगों को पता है, एंडरसन एंड क्राथवेल ने जो ब्लूम टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया 2001 में, वो ये स्टेप को थोड़ा अलग चेंज कर दिया, नाउन से वर्ब बना दिया। ये तो आप लोगों को पता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 2023 दिसंबर सेशन में यूजीसी नेट एग्जाम में आया था। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमेन्स ऑफ लर्निंग्स अकॉर्डिंग टू ब्लूम। कौन सा जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर आते हैं, वही यहाँ पे पूछा है। पहला है प्रोफेशनल, दूसरा है एक्सपेरिमेंटल, तीसरा है सोशल, फोर्थ नंबर पे अफेक्टिव। तो फ्रेंड्स ये तो पता है, फोर्थ नंबर होगा अफेक्टिव होगा। तो फ्रेंड्स मेरा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बनाने के लिए कौन सा स्टेप मतलब करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी। यहाँ पे एनालिसिस, दूसरा इवोल्यूशन, तीसरा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और फोर्थ नंबर है एप्लीकेशंस। तो फ्रेंड्स ये तो पता है, ये आंसर होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ पे होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्योंकि एनालिसिस, इवोल्यूशंस एंड एप्लीकेशंस ये नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मेरा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रिमेम्बरिंग इज ए फैक्टर्स ऑफ डैश ऑब्जेक्टिव्स। रिमेम्बरिंग जो हम लोग कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करके जमा करके रखते हैं, वहाँ पे क्या है, मतलब उसको क्या कहते हैं, वो कौन सा फैक्टर के अंदर आता है और कौन सा फैक्टर का ऑब्जेक्टिव होता है। इफेक्टिव, साइकोमोटर, सोशल एंड कॉग्निटिव। फ्रेंड्स ये तो आप लोगों को पता है, वो होता है रिमेम्बरिंग, होता है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का ऑब्जेक्टिव होता है रिमेम्बरिंग। दैट मीन्स रिमेम्बरिंग इज ए फैक्टर्स ऑफ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स होता है, कॉग्निटिव का अंदर आता है रिमेम्बरिंग। तो फ्रेंड्स मेरा 6 नंबर क्वेश्चन है, ब्लूम्स लेसन प्लान इज बेस्ड ऑन। जो ब्लूम का लेसन प्लान होता है, मतलब जो आजकल जो स्कूल में लेसन प्लान होता है, वो लेसन प्लान कहाँ किस चीज़ का ऊपर नीचे से कौन सा स्टेप के ऊपर क्या होता है, बेस के बनाता है। ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट्स, प्रेजेंटेशंस। तो फ्रेंड्स वो तो आप लोगों को पता है, वो होता है ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जो ब्लूम
लेसन प्लान होता है वो बेस होता है ऑब्जेक्टिव के ऊपर, मतलब ऑब्जेक्टिव देख के लेसन प्लान बनाता है। तो फ्रेंड्स यही था मेरा लास्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच।